हमारा हर सपना पूरा हो सकता है अगर हमारे पास उन सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन दोनों ही हों। नमस्कार, मैं हूँ पूजा, आपके इस शो की होस्ट और आपकी दोस्त। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं, उन्होंने भी अपने हर सपने को बड़ी ही हिम्मत और लगन से पूरा किया और आने वाली हर मुश्किल का सामना बखूबी किया है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस संजय एंड शिल्पा प्रधान का। नमस्कार संजय जी। नमस्कार शिल्पा जी। नमस्ते। नमस्ते। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस शो में। और चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। मैं शिल्पा प्रधान और आध्यात्मिकता से मैं काफ़ी पहले से जुड़ गई थी। मैं पहले जॉब भी करती थी, लेकिन जैसे पीएमसी के साथ जुड़ना था तो अपने आप एक दिमाग में आ गया कि बस मुझे जॉब छोड़कर अब पीएमसी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना है। तब पीएमसी का मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जैसे एक रास्ता तैयार हो गया, वैसे एक स्कूल में मैं जॉब करती थी एज ए हायर सेकेंडरी टीचर। मैंने जॉब छोड़ दिया और छोड़ने के तुरंत 1 महीने के बाद ही मेरे पास पीएमसी का लिंक आया और इस तरह से मैं पीएमसी के साथ जुड़ गई। थैंक यू शिल्पा जी। संजय जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं संजय प्रधान नवसारी गुजरात से हूँ। बाय प्रोफेशन एडवोकेट एंड नोटरी हूँ। नवसारी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा 27 इयर्स का प्रैक्टिस हुआ है और नवसारी के सराउंडिंग एरिया सूरत, वलसाड़, चिखली तक मेरा कार्य क्षेत्र है और मैं 18-19 बैंकों से साथ जुड़ा हूँ। 18-19 बैंकों में मैं पैनल एडवोकेट की सेवा दे रहा हूँ। थैंक यू आप दोनों के इंट्रोडक्शन के लिए। तो चलिए अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई। आप दोनों बताएं। पहली मुलाकात एक्चुअली हंसी आ जाती है अभी सोचकर भी, क्योंकि हमारा अरेंज मैरिज है और मुझे जब हम लोग तब वल्लभ विद्यानगर रहते थे तो मुझे मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि चाचा के घर जाना है ऐसे ही। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि एक लड़का मुझे देखने के लिए आया हुआ है। तब तक मुझे पता भी नहीं था और मैं एक्चुअली इस कंसेप्ट से कम्प्लीटली अगेंस्ट थी कि लड़की को दिखाया जा रहा है और फिर तय हो रहा है शादी का। क्योंकि तब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर के हैसियत से जॉब कर रही थी, इसलिए मेरे सोच विचार काफ़ी अलग थे। तो ये कंसेप्ट मुझे जच नहीं रहा था, इसलिए मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और गुस्से में आके ही मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। लेकिन जब इनके साथ बातचीत की तो उन्होंने जो क्लियरली दिल से जो था, जो उनका स्टेटस था उस पर्टिकुलर समय का, वो बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कुछ भी छुपाए बगैर। जैसे उनका एज ए एडवोकेट उनकी जर्नी वो स्टार्टिंग की थी, तो उन्होंने बहुत ही क्लियर कट मुझे कहा कि देखो, अभी जनरली देखने जाओ तो महीने की एवरेज सैलरी मेरी 3000 हम गिन सकते हैं, जो कभी किसी मंथ में आएगी भी, किसी मंथ में आएगी भी नहीं। और दूसरा मैंने एक सवाल उन्हें पूछा था कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो मेरा शायद कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी, तो उसके बारे में उनका क्या विचार है। तब उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता है तो वीक में या मंथ में एक बार हम लोग मिलने का रखते जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमारा मिलने का हुआ था। और थोड़ा और मुझे इस बारे में बताना है, हमारी पहली मुलाकात कहाँ और कैसे होती। ये 1995 में वकीलात का लाइसेंस आ गया था। उस दिन हमारा मराठी समाज का वो समूह प्रोग्राम होता है, मैरिज ब्यूरो जैसा, वहाँ हम गए थे 3 कज़िन के साथ
तो जो लड़की लड़के को पसंद है उसके सामने टिक करने होती है। तो मैंने शिल्पा के सामने टिक की थी, लेकिन शिल्पा ने मेरे नाम के सामने टिक नहीं किए थे मैडम। तो मैंने इतना दिल से टिक किया था, तो उसको नवसारी आना ही था और मेरे ज़िंदगी के साथ जुड़ना ही था। तो मैं मेरी शिल्पा की पहली मुलाकात उस दिन से गिनता हूँ। और एक्चुअली उस दिन भी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे लाया गया था, और इसलिए उस समय भी मैं बहुत गुस्से में थी। और इसलिए जब इंट्रोडक्शन के लिए कहा गया, तब मैंने मराठी लैंग्वेज में बोलने की जगह पूरा मेरा इंट्रोडक्शन मैंने इंग्लिश में दिया था जानबूझकर। ये भी मुझे याद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आप दोनों का इंट्रोडक्शन रहा एक दूसरे से। तो इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों का आना कैसे हुआ? आप दोनों साथ साथ आए या अलग अलग आए? और जुड़ने के बाद पीएमसी से, जैसे आपने बोला, या ध्यान में, मेडिटेशन में जुड़ने के बाद आप दोनों अपनी स्थितियों को कैसे हैंडल करने लगे? क्या वो पहले से अलग थी या फिर सेम थी? उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले संजय ही आए हैं, क्योंकि तब मैं ऐसा कहती थी मैं किसी को कुछ बिलीव नहीं करती हूँ, मैं मेरे हिसाब से ही चलूँगी। और मुझे याद है तब मेरी सहेली वंदना जैन जो भोपाल की है, तो उसने कहा था, तब शिवयोग का कुछ शिविर होने वाला था नागपुर में, तो उसने मेरे हस्बैंड से बात की और मेरे हस्बैंड वहाँ पे चल दिए। जब मुझे पूछा गया, मैंने कहा नहीं, मैं तो मेरे भाई के साथ घर जा रही हूँ अहमदाबाद, मैं नहीं आने वाली आप लोगों के साथ। तो पहले ये दोनों वहाँ पे गए, वहाँ से वो सीडी लेके आए और उन्होंने कहा कि अरे मैं सीडी लेके आया हूँ, एक बार देख तो सही। तो ज़बरदस्ती किया गया, तब मैंने वो सीडी देखी। तब मुझे लगा कि नहीं, हाँ यहाँ पे कुछ साइंटिफिकली कुछ बातें बताई जा रही है, जस्ट है इसलिए बिलीव करके चलो ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इसलिए मैं उसमें जुड़ गई, उसमें काफ़ी साल मैंने काम भी किया, लेकिन फिर भी एक दिल में रहता था कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, कुछ चाहिए, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और इसीलिए कोरोना समय के पहले ही, जैसे मैंने आपको बताया, जॉब करती थी इसलिए छुट्टी लेके कहीं पे जा नहीं पाती थी, लेकिन कोरोना शुरू हुए उसके पहले ही मैंने जॉब छोड़ दिया। लगभग दिसंबर में मैंने जॉब छोड़ा और जनवरी में मुझे पूना मेरे बेटी के पास जाना पड़ा। मेरी भांजी भी वहाँ पे रह रही थी और हम तीनों ही वहाँ पे थे। और उसी समय वंदना ने मुझे एक बुद्ध बनो का 38 नंबर का एपिसोड भेजा और कहा कि तू ये देख ले, ये जरा करके देख, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। मैंने वो किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर उसमें एक्सपीरियंसेस मुझे होने लगे। दैट इज़ फर्स्ट टाइम मुझे विजन्स दिखने लगे, इसलिए मैं वहाँ पे खींची गई। और वहाँ पे पूना रह रही थी, इसलिए बच्चियाँ जब उठेगी तभी मेरा काम शुरू होता। तो लगभग 9-10 बजे तक वो लोग सोती रहती, तो मैं 6 से 9 बजे तक कंटिन्यूस ध्यान करना मैंने शुरू कर दिया। और इस तरह से मेरी ये यात्रा इसमें आगे जाने लगी। और घर पे आने के बाद फिर मैंने कहा इनको कि ऐसा ऐसा है और इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, तुझे कुछ नया मिल गया इसलिए पुराने को छोड़ दिया क्या। इस तरह से थोड़ा सा छोटा मोटा नोक झोंक होते रहता था, लेकिन मैं मेरे हिसाब से आगे आगे चलती ही गई, क्योंकि बहुत सारी अपने आप ही जैसे अंदर से इंट्यूशंस आता है, उस तरह से मुझे इंट्यूशंस आते गए और मैं उस पर काम करती रही। जैसे पहले मुझे इंट्यूशन आया और उसके लिए अगेन मैं धन्यवाद दूंगी वंदना को, क्योंकि उसने मुझे कहा अगर तुझे पीएमसी में काम करना है तो तू बता देना कि तुझे एडमिन बनने में इंटरेस्ट है। इसलिए मैंने एडमिन के लिए अप्रोच किया और इनर जर्नी में मुझे एज ए एडमिन सेवा मिल गई।
फिर उसके साथ साथ ही मैं ब्लेसिंग्स टीम सारिका सराफ मैम के इसके साथ जुड़ गई और वहाँ पर भी एक ऑडियो बुक पे मैंने काम शुरू किया। वो भी इसी तरह से ऐसे ही इंट्यूशंस आते गए हैं। वैसे ही इंट्यूशन आया कि मेरे साथ जो शिव योग में थे सब लोगों को मैं जमा करूं और उन्हें बताऊं कि मुझे कुछ बहुत सुंदर मिल रहा है, आप लोग भी एक बार देख लो। तो सबको बुला लिया और वहाँ पे मैंने कहा आधे घंटे का हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद जिसको भी ऐसा लगे कि इसके साथ जुड़ना है तो हम जुड़ जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग जुड़ गए। काफ़ी लोगों ने कहा नहीं, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बस कोरोना चल रहा था तो सब मिल तो सकने वाले नहीं थे। ऐसे ही दिमाग में आ गया, जूम खरीद लिया 1 साल के लिए और जूम पे हमने स्टार्ट कर दिया और इस तरह से आगे आगे यात्रा चलती ही गई। बहुत ही सुंदर। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम एक कदम अपना आगे बढ़ाएं तो पूरी कायनात आपको हाथों में लेने के लिए तैयार रहती है। तो बिल्कुल आई थिंक वही एग्जाम्पल है कि आप एक एक स्टेप बढ़ाते गए और आपको उसका सामने सामने रिजल्ट मिलता गया। बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा आपने शेयरिंग करी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और संजय सर, आप बताइए, आप कैसे इन्वॉल्व हो गए फिर शिल्पा जी के साथ? शिल्पा जी की शुरुआत पुणे से हुई। पुणे से आने के बाद वो भी घंटा 2 घंटा दिन में 2-3 बार ध्यान में बैठती थी। मुझे लग रहा है कर क्या रही है। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता था, थोड़ा डाइजेस्ट भी नहीं होता था। फिर भी कभी कंट्रोवर्सी भी हो जाती थी, लेकिन वो ध्यान करने लगी थी। पहले से थी वो कूल थी, शांत थी, और उसमें आने के बाद और ज़्यादा शांत हो गई वो। इसलिए मुझे भी लगा कि नहीं, इसमें कुछ दम तो है, बात तो है, देखना चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद JTTP गुजराती में आया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तेरा रजिस्ट्रेशन किया है, सुबह उठे बैठना है, तो बस बैठ, फिर तेरे को पसंद नहीं आया तो मैं तेरे को फोर्स नहीं करूँगी, तुझे ठीक लगा तो कर, नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसीलिए मैंने JTTP 18 गुजराती में शुरुआत हुई तब पहले बैठना लगा। 2-3 दिन अच्छी तरह बैठा मैं, फिर धीरे धीरे मुझे ज़्यादा अच्छा लगना। पहले तो क्या 10-15 मिनट आंखें बंद करके भी मैं बैठ नहीं सकता था, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद मेरा जो आंखें बंद करके ध्यान करने का समय था धीरे 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 बढ़ता गया, और वो अभी 1-1.25 घंटे तक मैं बिना आंखें खोल के ध्यान कर सकता हूँ। ये मुझे इम्प्रूवमेंट लगा। तो मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि जो मैं 15 मिनट 10 मिनट नहीं बैठ सकता था, इसमें जुड़ने के बाद मैं इतना आराम से ध्यान कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो है। और उसके बाद बहुत मन शांत हुआ, और मेरा नेचर बहुत गुस्से वाला था। मैं बाय एडवोकेट प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। क्लाइंट भी आते थे, कभी क्लाइंट पे भी बहुत गुस्सा कर बैठा था। वो धीरे 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 कंट्रोल होने लगा, और फिर शिल्पा के सेशन शुरू हुए। कई स्कूलों में उसका स्वाध्याय लेने जाने लगा, वहाँ उनके साथ मैं जाता था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। वो इतना अच्छा ध्यान कराती है, जहाँ ध्यान कराती है वहाँ उसको रिस्पेक्ट भी मिलते है, लोग शेयरिंग करते थे। और अभी वो गुजराती में भी झूम पे ले रही है, मराठी महाराष्ट्र में भी है, आउट ऑफ कंट्री भी उसके ध्यान के सेशन चले। वो सेशंस ख़त्म होने के बाद सब मास्टर्स के फ़ोन आने लगे कि मैडम बहुत अच्छा लगा, हमको तुमने राह दिखाई, तुम हमारे रोल मॉडल हो गए हो। तो इतना अच्छा सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगे, लोग सगरे इतना उसके तारीफ कर रहे हैं, उसको ध्यान धरने से उसको इतना रिस्पांस मिल रहा है, इस लोगों का अच्छा हो रहा है,
तो मैंने भी फिक्स कर लिया दिमाग के साथ कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए ध्यान तो करना ही है और दिल से करना है, करने के लिए नहीं, दिल से करना है, सच्चे मन से करना है। ऐसी मेरी शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन अब ज़्यादा डीप में ध्यान करने लगा हूँ। बहुत ही सुंदर शेयरिंग, थैंक यू संजय जी। और आपने बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया कि कई बार एक पार्टनर अगर मेडिटेशन या ध्यान करता है तो दूसरे पार्टनर को काफ़ी ऑकवर्ड भी लगता है और डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता कि ये क्या कर रहे हैं। बट आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और पेशेंस से अपनी जो है पार्टनर, अपनी वाइफ का साथ निभाया, और जब उन्होंने आपने उनमें चेंज देखा तो आप भी उस चीज़ के लिए मोटिवेट हुए, और कैसे आप दोनों ने एक दूसरे के कोऑपरेशन से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से यहाँ तक आए। तो बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी शेयरिंग है। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी आप दोनों की इस शेयरिंग से। तो थैंक यू। और आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि कई बार इंसान बहुत ज़िंदगी में परेशान हो जाता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उस समय पर आप दोनों ऐसा क्या करते हैं कि जिससे सिचुएशन बेटर हो या आप दोनों चीयर अप हो सकें? तो इस बारे में हमें बताइए। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अभी तो इतना सारा चेंज आ गया है कि कोई भी सिचुएशन हो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मेरी बेटी जब जाने वाली थी उसके हायर स्टडीज़ के लिए, उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने जाना था और उस दिन गणेश विसर्जन का दिन था। हम लोग निकले तो इतना सारा ट्रैफिक, और बम्बई के अंदर बड़ी गाड़ियों को जाने ही नहीं दे रहे थे। और जब हम लोग गाड़ी में बैठे, अभी हमारा सर्कल काफ़ी अच्छा है, तो लगभग 17 सीटर गाड़ी लेके हम लोग सब मिलके निकले थे उसे छोड़ने के लिए। हमने देखा ट्रैफिक इतना था कि गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो रहा था। संजय तो थोड़े हाइपर हो रहे थे बट नेचुरल, लेकिन मैं बहुत शांत थी। पता नहीं, मुझे कुछ टेंशन नहीं लग रहा था। मैंने बस ऐसे कहा, नहीं हम लोग पहुंच जाएंगे, बराबर टाइम पे पहुंच जाएंगे 2 बजे तक। ऐसे में मैंने एक दूसरा अनुभव भी किया कि जल्दी जल्दी में मेरे से कान का, जो मेरा डायमंड का कान की बाली थी, वो कहीं पे गिर गई थी। मेरे सहेली का ध्यान गया और उसने मुझे कहा, अरे तेरी बाली गिर गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर पे गिर गई होगी कहीं पे, घर जाके देख लेंगे बाद में। कुछ टेंशन नहीं कि अरे ये ऐसा हो गया है तो अभी क्या करेंगे। और इन्होंने सुना तो वो कहता है कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी तो नहीं दिलवा दूंगा तुझे। इसलिए वो किस्सा वहीं पे ख़त्म। और फिर काफ़ी इन लोगों ने उतर के काफ़ी पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किया और सब किया, लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी को जाने को दिया गया और हम एग्जैक्टली 2 बजे वहाँ पर पहुँच गए। कहने का मतलब ये है कि ध्यान में आने के बाद अभी कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो किसी भी चीज़ के लिए कोई भी टेंशन नहीं होती है। ऐसा लगता है जो होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है और अच्छा ही हो रहा है। बहुत ही अच्छा सा आपने ये एग्जाम्पल के साथ हमारे साथ शेयरिंग करी। थैंक यू। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। ध्यान से जुड़ने के बाद, ध्यान करने के बाद मन इतना शांत हो जाता है और कुछ भी सिचुएशन आती है उसमें मन एकदम स्टेडी रहता है, और सुख की सिचुएशन आए या दुख की आए मन बेचैन नहीं होता। जैसे आप दोनों शेयर कर रहे हैं संजय जी और शिल्पा, तो सच में आप दोनों से इतनी पॉजिटिव और शांत वाइब्स आ रही हैं कि मुझे भी आपके साथ इंटरव्यू करने में बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। सो अगले सवाल पे चलते हैं। आप दोनों को क्या लगता है कि अध्यात्म एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने में मदद करता है, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ का मूल मंत्र क्या है? एक्चुअल में आध्यात्मिकता हर एक के जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं होता है, बहुत सिंपल सादी बात होती है,
लेकिन उसी का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है और डाइवोर्स तक कोई पहुंच जाता है। इसकी जगह जब आध्यात्मिकता आती है तो अपने आप आपको समझ में आने लगता है कि जो छोटा पिक्चर सामने दिख रहा है उसके पीछे का बड़ा पिक्चर क्या है। जैसे अगर पति आपके साथ झगड़ रहा है, शायद हमारी गलती नहीं है, उसी की गलती है, फिर भी हमारे साथ नोक-झोंक हो रही है, तो उसका कारण क्या है वो हमें समझ में आने लगता है। हम ये सीखते हैं कि किसी को माफ़ क्यों करना चाहिए, अनकंडीशनल प्यार क्या है। ये सब चीज़ें तब तक नहीं पता चलती जब तक हम आध्यात्मिकता में नहीं आते। इसलिए इसमें जो मैंने खुद ने भी जो मेरे जीवन में देखा है कि मेरे पास मुझे काफ़ी सारे लेसन सीखने थे। इसलिए शादी के बाद आने के यहाँ पे इस घर में आने के बाद जैसे जनरेशन गैप होता है, दो व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, उसके कारण छोटी बड़ी चीज़ें होती रहती थी। लेकिन पता नहीं शायद पहले से ही थोड़ा मैं शांत इसके स्वभाव की तो थी ही, लेकिन एक चीज़ ये भी थी मेरे पास कि सुबह उठ के मैं एक स्लोगन अपने लिए बोलती थी, नई गिल्ली नया दाव। कल का जो है वो भूल जाओ और नए सिरे से दूसरा दिन को वेलकम करो। तो इस हिसाब से मैं चलती गई। हाँ, लेकिन जो कुछ होता था उसका अंदर तक वो दुख रहता था और इसी के कारण मेरे शरीर में भी कुछ काफ़ी सारी तकलीफ़ें आती गई। लेकिन अभी मुझे ये समझ में आ रहा है ये तकलीफ़ें क्यों आई। और जैसे मैंने पीएमसी से जुड़ने के बाद जो अपने आप पे काम करना शुरू किया, उससे काफ़ी सारी शारीरिक तकलीफ़ें, लगभग पूरी शारीरिक तकलीफ़ें अपने आप दवा लिए बगैर चली गई है। और एकदम शांत, अभी इतनी शांत हो गई हूँ कि अगर कोई कुछ बोल भी देता है तब भी मेरे दिमाग में यही आता है, अरे ये तो एक नाटक चल रहा है और वो एक पात्र है जो उसका काम कर रहा है, और मुझे एकदम हंसी आ जाती है। हंस लेती हूँ, सामने नहीं हंसती, नहीं तो सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे खुद को बहुत हंसी आती है। का जीवन में बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता से अपने घर परिवार में भी बहुत फर्क दिखता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। और अपन पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से भी वो वारसा में मिलता है, लेकिन आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। उसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। शिल्पा शिवयोग में गई, आर्ट ऑफ लिविंग में गई, विपश्यना किया, उसमें धीरे 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 आध्यात्मिकता का सब डाइजेस्ट करने लगी, बहुत करने लगी, सब कुछ। मैं उसका शब्द में नहीं बता सकूँगा, इतना उसने आध्यात्मिकता खुद में ले लिया। वो देख के मेरे में आई। हम दोनों की आध्यात्मिकता देख के, अच्छे रिलेशन देख के हमारे बच्चे लोग को डाइजेस्ट हो गए कि पापा मम्मी बदल चुके, पापा मम्मी कुछ अलग से हो गए, पापा मम्मी कुछ अच्छा सोच रहे, अच्छा कर रहे, वो हमारे बच्चे को डाइजेस्ट होने लगे। मेरी बेटी और बेटा है, बेटी यूके में गई अभी स्टडी करने, वो भी अभी ध्यान नहीं कर रही है, पर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, ये ध्यान वस्तु सही में है और उसका प्रभाव हो रहा है और पापा मम्मी बदल रहे हैं। बेटा तो छोटा है, अभी 10 के एग्जाम दिए, लेकिन उसमें भी चेंजेस दिखने लगे। पहले अपन आते थे घर में तो बोलते बेटा सोम एक गिलास पानी देगा प्लीज़, तभी वो पानी लाता था। मोबाइल दूर होता था तो रिंग बजती है तो वो सामने देखता है कि पापा बोलते हैं क्या, फ़ोन दे, बाद में उठा के देता था। अभी ये आध्यात्मिक के जुड़ने के बाद, घर में ध्यान होने के बाद, करने शुरू होने के बाद इतनी पॉजिटिविटी बढ़ गई है कि अभी मुझे बोलना नहीं पड़ता, सोम पानी चाहिए ज़रा प्लीज़ देगा। मैं बाहर से आता, ऑफिस से वो पानी लेके आता है। रिंग फ़ोन की बत्ती तो मैं उसके सामने देखता भी नहीं, उससे पहले वो उठ के लाता है। ये आध्यात्मिक संसार में प्रभाव पड़ रहा है, वो दिख रहा है। और दूसरा
कि शिल्पा में जो आध्यात्मिकता है और मेरी मदर की उसने जो सेवा की है वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक बेटी से ज़्यादा की गई, क्योंकि बेटी तो करती है लेकिन उसने बेटी जितनी ही की है वो उसमें आध्यात्मिकता नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं होती, अच्छे थॉट्स नहीं होते। तो वो ये मेरी मदर जब लास्ट स्टेज में थी तो उसने उसकी टॉयलेट भी साफ की, पेड़ भी बदलती थी। ये सब कहाँ से आया? आध्यात्मिकता उसने खरे दिल से, खरी भावना से, जिगर से दिल में उतारी, तभी ये, इसीलिए मैं उसको हेड टॉप सैल्यूट करता हूँ। आपके इस जज्बे को सैल्यूट करते हैं संजय जी, क्योंकि इस मंच पर आकर इतने अच्छे से, इतने ओपनली अपनी वाइफ के बारे में इतना अच्छा बोलना और उसके किए को अप्रिशिएट करना भी बहुत बड़ी बात है। और सच में आप दोनों की शेयरिंग काफ़ी इंस्पायरिंग है और मैं तो काफ़ी मूव हो गई हूँ आप दोनों से। सो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि लाइफ में एक पार्टनर का सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है, अध्यात्म में भी और सांसारिक जीवन में भी। हस्बैंड का सपोर्ट पत्नी को और पत्नी का सपोर्ट हस्बैंड को, ये दोनों ही बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं जब अकेले इस आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रही थी, तब हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक बाजू है जो कच्चा पड़ रहा है, मुझे जो एक सपोर्ट चाहिए वो उसकी चाहत थी। और ऐसा भी लगता था कि मैं जितना कर पा रही उससे मैं काफ़ी ज़्यादा कर पाऊँगी। पहले जब मैं कर रही थी तब मैं सिर्फ जूम के सेशंस थ्रू लोगों तक पहुंच रही थी। हाँ, रामराजू सर के कारण मुझे एज ए स्पीकर JTTP मराठी और गुजराती दोनों में सेशंस मिले थे और वो भी मैं करने लगी थी। लेकिन इससे भी और ज़्यादा जाने की चाहत थी। जब सेथ विजडम सूरत में हुआ फिजिकली, तब फर्स्ट टाइम संजय सेवा में आ गए और उसके बाद तो जैसे एक अलग सी ही ताकत आने लगी, क्योंकि उसके बाद हमारे काम में हम ज़्यादा जोर दे पाए हैं। ज़्यादा जोर दे पाए इन द सेंस, अभी इस पर्टिकुलर वक्त हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं जेल में कैदियों के लिए और सक्सेसफुली वो चल रहा है और उसमें भी संजय का सपोर्ट है। संजय जी, जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं, आध्यात्मिक लाइन दोनों की पैरेलल चलती है, साथ में चलती है, तो दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ता है, एक दूसरे के लिए केयरिंग बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, और एक कॉन्फिडेंस चाहिए वो भी मिलता है। और आध्यात्मिकता मैरिज लाइफ में हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़रूरी है। दोनों में से एक में भी नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आध्यात्मिक लाइन्स में हस्बैंड ठीक तरह के काम कर सके या वाइफ कर सके। इसीलिए आध्यात्मिकता हस्बैंड एंड वाइफ के लाइफ पे दोनों को रखना जरूरी है और इक्वली रखना जरूरी है। नहीं तो दोनों में से एक में से भी कम ज़्यादा होता है तो फिर कंपैरिजन होना शुरू होता है। यानी मैं तो इतना बताना चाहता हूँ सब दर्शकों को कि हर एक हस्बैंड एंड वाइफ आध्यात्मिकता साथ में बढ़ाए, इक्वलिटी में बढ़ाए और कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ाए, तो ही लाइफ में मज़ा है, तो पॉजिटिवनेस बढ़ेगा और जीने की राह में और मज़ा, सुंदरता सब कुछ हो जाएगा। बहुत ही खूब। जैसा कि कहा जाता है कि अध्यात्म जो है हमें संसार से दूर ले जाता है, बट आप दोनों की शेयरिंग सुन के वाकई लग रहा है कि अध्यात्म आपको संसार से दूर नहीं लेके जाता, बल्कि आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। कैसे आपने शेयर किया कि आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से लाइफ में कितना ग्रो करें और उसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ा और उनमें कितना पॉजिटिव चेंज आया। तो बहुत ही सुंदर शेयरिंग आप दोनों ने की। तो चलिए लेके चलते हैं हमें अपने फर्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है यादों की बारात।
और इसमें हम आपको स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको जुड़ी उन सभी यादों को हमारे साथ शेयर करना है जो आपकी उस तस्वीर के साथ जुड़ी हैं। तो शुरू करें। सो देखते हैं स्क्रीन पर पहली तस्वीर। ये तस्वीर हमारी शादी की है 21 जुलाई 1996 की, जब हम एक दूसरे के साथ जन्मों जन्म का रिश्ता निभाने के लिए मिले थे। और उस समय का बहुत अच्छी याद है, जैसे संजय अभी बताना भूल गए। हर बार जो हमारे घर वाले मिलते हैं तब कहते हैं कि तुम्हारी शादी हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये लोग जब नवसारी से निकले थे बस लेके तब घुटने तक पानी भरा हुआ था और ऐसे में सब लोग बारात लेके विद्यानगर पहुंचे थे और वहाँ पे भी तो बिल्कुल बारिश नहीं थी। लेकिन शादी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन खाने को बैठते हैं बराबर उसी समय थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश हुई थी, जैसे ब्लेसिंग्स देने के लिए आ रही हूँ ना, ऐसा लगा था। थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखते हैं स्क्रीन पर अब दूसरी तस्वीर। एक तस्वीर है जुलाई 96 की। हम शादी के बाद हनीमून के लिए ऊटी मैसूर गए थे। ये पैकारा की गार्डन में बोटिंग की तस्वीर है। और उसके साथ भी जो याद जुड़ी है वो ये है कि मुझे नेचर में घूमने का बहुत शौक था और संजय को दूसरे शौक है, लेकिन फिर भी मेरे शौक के कारण वो भी मुझे साथ देने के लिए सब जगह घूम रहा था। एक अच्छी सी याद। बहुत ही सुंदर तस्वीर है आप दोनों की। चलिए इसके साथ देखते हैं अब थर्ड तस्वीर। ये थर्ड तस्वीर है ये हमारी सिल्वर जुबली थी शादी की। उस टाइम हमारी बेटी ने खुद ने प्लान बनाया था, खुद ने होटल बुकिंग करके दी थी और बताया डैडी ये तुम्हारा दोनों का सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट है मेरी तरफ से। इतना दिन का मैंने पैकेज किया है, ये होटल में बुकिंग है, आप मम्मी के साथ जाओ और पूरा एंजॉय करके आओ। मैं और भाई घर पे रुकेंगे और मेरा बेटा और बेटी श्रुति सोम दोनों घर पे रुके थे और हमको राजस्थान के टूर पे भेजा था। सब बुकिंग ऑनलाइन, होटल, रिसोर्ट सब जहाँ घूमे वो बेटी ने अरेंज करके दिया था। बहुत सुंदर। उसी दिन का एक और मेमोरी है एक्चुअली। हम जिस कास्ट से आते हैं वहाँ पे नॉनवेज खाते थे, हम लोग भी खाते थे नॉनवेज, लेकिन फिर भी बाद में जैसे इसमें मेडिटेशन में आती गई, पीएमसी में जुड़ने के बाद ज़्यादा तो धीरे धीरे वो समझ में आता गया कि अरे ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो उस दिन मैंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया संजय को कि अब से मैं ये नहीं खाऊंगी, इसलिए मुझे कभी मत कहना। उसने कहा तू नहीं खाने वाली तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो दोनों ने मिलके छोड़ दिया उसी दिन। सिल्वर जुबली के दिन हमने ये फैसला ले लिया कि आज से हम हमारी पूरी जिंदगी मरते दम तक फुल्ली वेजिटेरियन बन के रहेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आई थिंक आपकी फिर सिल्वर जुबली काफ़ी मेमोरेबल रही इस बात से भी। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर स्क्रीन पर। ये मेरे बेटे की बर्थडे की तस्वीर है और एक मस्ती वाला माहौल चल रहा था तब। तो उस समय डॉगी के साथ भी दौड़ना और वो सब चल रहा था रूम में। उस समय की ये तस्वीर मेरे बेटी ने खींची हुई है। बहुत ही प्यारी आपके बेटे के साथ आप दोनों की तस्वीर है। सो देखते हैं अब स्क्रीन पर नेक्स्ट तस्वीर। ये लॉकडाउन खुलने के बाद टूरिस्ट सब चालू होने के बाद हम और मेरे दूसरे 3 फ्रेंड हम सिक्किम घूमने गए थे। वहाँ की तस्वीर है। सिक्किम, दार्जिलिंग सब गए थे। लॉकडाउन के बाद, ब्रेक के बाद गए थे।
हमारे 3 कपल्स थे, हम साथ में गए थे, वहाँ की ये तस्वीर है। मैम और एक्चुअल में बताऊँ तो पहले हम कभी ऐसे अकेले अकेले घूमने नहीं जाते थे। शादी के 25 साल बाद हम फर्स्ट टाइम गए और उसके तुरंत बाद ये दूसरा ट्रिप भी ऑर्गेनाइज हो गया था। और इतने ठंड में भी बस मज़े करने हम दोनों चले गए थे बच्चों के कारण। इन शॉर्ट ऐसा बता सकते हैं कि ध्यान बढ़ता गया, घूमना बढ़ता गया और मौत शौक और बढ़ते गए और लाइफ बहुत सुखमय और आनंदमय चलने लगी। सो अध्यात्म के साथ साथ आपने लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया। यस, एग्जैक्टली सही। सो देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। ये तस्वीर है सितंबर 21 की मोस्टली। मैं ये तस्वीर मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है कि ये सूरत में पत्री जी आए थे, हम नवसारी से गए थे। पत्री जी सर को पहली बार मिलने का मौका मिला, उनके साथ बात करने का मौका मिला। ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती क्योंकि सर यहाँ पे आए, सूरत आए, उसके पहले वो जूम मीटिंग में ब्लेसिंग्स टीम में आए थे और तब उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम ही ऑडियो रिलीज़ हुआ था गुजराती में। अ सोल्स जर्नी, पीटर रिशेलू की जो बुक है उसके ऊपर मैंने किया था। और तब मैंने सर को बताया था कि मैंने गुजराती लैंग्वेज एज ए चैलेंज लिया है क्योंकि मुझे गुजराती ठीक से आता नहीं था। घर में मराठी और जॉब में करती थी तब मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करती थी, इसलिए गुजराती से उतनी आदी नहीं थी मैं। और यहाँ पे मैंने एज ए चैलेंज लिया था कि मराठी तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, क्यों ना मैं इसे गुजराती में ले लूँ। और जब मैंने सर को ये बताया तब उन्होंने पूछा मुझे, क्या तुमने ये पढ़ लिया है, समझ में आया? मैंने कहा हाँ सर, बहुत ही सुंदर बुक है ये। तो तब उन्होंने एक गीत गाया था, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं सूरत आ रहा हूँ, आजा मुझे मिलने के लिए। और जब मैंने संजय को कहा तो संजय ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे। और इस तरह से हम उन्हें मिलने के लिए चले गए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल और कितना सौभाग्य का वो क्षण होगा जब आप सर से मिले। सो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट तस्वीर। ये तस्वीर है ऊटी की। मेरी भांजी की शादी हुई थी, इंटरकास्ट की थे उसमें, तो हमने हमारी स्टाइल महाराष्ट्र स्टाइल से शादी पुणे में की थी और उनका भी कहना था तुमने तुम्हारे स्टाइल से किया है, हमारी भी विश है कि हमारे स्टाइल से शादी हो, इसीलिए हम सब ऊटी गए थे। तो ये स्टेज वही है जहाँ मेरे भांजी की शादी हुई थी, ये चेयर सोफा वही है जहाँ उन्होंने बैठ के शादी पे, ये हार भी वही है जो उन्होंने पहने थे। लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर भी आई थी, वो बहुत प्यार करती है हमसे, सबसे शिल्पा से। शिल्पा को तो छोटी बहनी समझती थी। तब हमारी सिल्वर जुबली पास में आने वाली थी, तो वो मेरी सिस्टर बोली, आरती सिस्टर बड़ोड़ा में है, वो भी ध्यान करने लगी है। तो और दूसरी सिस्टर लोनावाला वाला में, अभी उसके डॉटर के साथ गई है यूके में। तो उसने मजाक में बोला कि तुम्हारी सिल्वर जुबली नजीक आ रही है, वो तो सेलिब्रेट करनी है, लेकिन यह अच्छा मौका है, स्टेज भी है, सोफा भी है, हार भी है, तैयार हुए हैं दोनों साथ, अच्छे तैयार भी हो गए, तो तुम भी वॉल माला एक दूसरे में डाल दो और फोटो खिंचवा लो, ये भी एक मेमोरी रहेगी। तो ये वो मेमोरी है। बहुत ही दोनों का डिफरेंट लुक लग रहा है इसमें, और एक्चुअली ऐसा शादी वाला माहौल ही लग रहा है आपकी फ़ोटो में। बहुत ही सुंदर फैमिली पिक शेयर करी आपने, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। इसी के साथ हमारा यादों की बारात सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होता है और चलते हैं हम सभी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। मैं आप दोनों से एक एक सवाल करूंगी, आप दोनों को ही उस सवाल का जवाब देना है, और क्योंकि रैपिड फायर राउंड है एक लाइन में या एक शब्द में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चले। तो मैं पहला सवाल आप दोनों से पूछती हूँ
कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ शब्दों में बताइए। संजय के बारे में मैं कहूँगी कि खट्टा मीठा दोनों है, और मुझे बहुत प्राइड है उस चीज़ के लिए जो वो उनके प्रोफेशन में करते हैं। जैसे कोई भी गरीब व्यक्ति आता है, या फिर कोई विडो आती है, या फिर कोई डिफेंस का कोई आदमी आता है, तो कभी भी वो फीस नहीं लेते उनसे। तो ये जो उनका सेवा भाव है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत प्राइड फील होता है। सर, शिल्पा जिस प्रकार से सोशल एक्टिविटीज कर रही है, आध्यात्मिक कर रही है और दूसरों को हेल्प कर रही है, किसी भी काम के लिए तैयार होती, किसी को भी मदद करने के लिए तैयार है, उसकी ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमेशा रेडी रहती है किसी को भी कभी भी कुछ भी काम करने के लिए। सो पूछती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सवाल, आपकी कोई एक कमी जिसे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? मुझे याद डेट्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। किसी की भी बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी की डेट हो, वो मुझे याद नहीं रहती है। लेकिन वो कमी संजय हमेशा पूरी करते हैं, क्योंकि उनका बराबर ध्यान होता है। वो परफेक्टली हर एक चीज़ मुझे पहले से याद दिला देते हैं ताकि मैं भूलूं नहीं। सर, सच्चे बोलूं तो अभी शिल्पा आध्यात्मिक सेवा भाव से इतना सब परफेक्ट हो चुकी है और जा रही है, अभी तक मुझे कुछ कमी नहीं दिखाई देती ऑनेस्टली। सो एक ऐसी बात बताइए जिसे आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए। उसका जो केयरिंग नेचर है, इसके लिए मैं उसको थैंक यू बोलूँगा। सो नेक्स्ट सवाल आप दोनों से, कोई एक ऐसी खूबी जो आपको अपने पार्टनर में सबसे अच्छी लगती है? संजय बहुत पहले से कहीं पे भी अगर जाना हो ना, तो उसका पूरा प्रॉपर प्लानिंग करेगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के सब करेगा। और मैं खुद में ही मस्त रहती हूँ, जैसे हो जाएगा सब कुछ इस हिसाब से होती हूँ। लेकिन थैंक्स फॉर दिस कि संजय वो सब बहुत माइक्रो प्लानिंग जिसे कहते हैं वो सब कर लेते हैं। सर, आप? घर में कोई भी गेस्ट आता है, बड़ा आता है, छोटा आता है, पैसे वाला आता है, मिडिल क्लास का आता है, लेकिन उसका भाव कभी नहीं बदलता। जितना पैसे वाले को वेलकम करेगी, रिस्पेक्ट देगी, उतना मिडिल क्लास वाला आएगा तो भी रिस्पेक्ट देगी, मेड को भी इतना ही रिस्पेक्ट देती। वो हमारा वहाँ मेड है, कुक है, उसको भी एक छोटी बहन समझ के, वो बड़ी बहन है ऐसा समझ के उसको प्यार देती। ये सब क्वालिटीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी। सो नेक्स्ट सवाल है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों की बकेट लिस्ट में है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं? हाँ, मुझे महाअवतार बाबा जी केव्स जाना है और वो बार बार दिमाग में आ रहा है और मैं बार बार बोल भी रही हूँ। और संजय ने भी वो दिमाग में ले लिया है, क्योंकि वो कहता है हाँ हम लोग ज़रूर जाएंगे। सर, आप? सेम थिंग है बकेट लिस्ट में कि शिल्पा इतना दिल से ध्यान से जुड़ी हुई है, पत्री जी के विचार पर चल रही है, मुझे ध्यान में पूरा इन्वॉल्व कर दिया है। और उसको भी माँ बाबा के दर्शन को जाना है, तो सच्चे दिल से मेरी भी तमन्ना है कि जितना हो सके, जितना जल्दी जा सके उतना जल्दी उसको मैं वहाँ दर्शन कराने के लिए ले जाऊँगा। यही हमारे बकेट लिस्ट में पेंडिंग में है। सो आप दोनों, अगर आप दोनों को लगता है कि एक चीज़ कोई आपको बदलने का मौका मिले, तो आप एक दूसरे में क्या बदलना चाहेंगे? मैं संजय का जो गुस्सा है ना, उसे बदलना चाहूँगी, क्योंकि जितना वो कम गुस्सा करेगा उतना उसी के लिए अच्छा है। मैं उसको बार बार बोल देता हूँ, सबका फोन रिसीव करो, सबको रिस्पेक्ट करो, टू दी पॉइंट बात करो। अपने पास
बहुत टाइम है, बहुत फ्री है, ऐसा सामने वाले को फील मत करने दो। नहीं, उसको रिस्पेक्ट करो, उसका जो फोन जो पर्पस पे है उसको सेटिस्फेक्शन है उतना फुल माइंड से आंसर भी दो। लेकिन सामने वाला ज़्यादा वो फ्री है तो वो ज़्यादा बात करता है, तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तेरे पास बहुत सारा काम है, तुझे और काम भी करना है, तेरे सेशंस भी चलने होते हैं, तुझे काउंसलिंग भी करना होता है। तो जो फोन आया है, जिस पर्पस से आया है, वो पर्पस सॉल्व हो गया तो वही फोन को समाप्त करो। फोन पे ज़्यादा लंबा बातें करने की ज़रूरत नहीं, टू दी पॉइंट करो और सामने को सेटिस्फेक्शन हो जाए इतना करो, और उसको उसका आंसर मिल गया, उसने जो पर्पस के लिए फोन किया वो पर्पस सॉल्व हो गया, बाद में फोन को रख दो। ये उसकी आदत बदलना चाहता हूँ और ये बदलने की ज़रूरत भी है। सो अब नेक्स्ट सवाल आप दोनों से, आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? सबसे बड़ा सबक जो अध्यात्म में आने के बाद सीखा है वो है कि सामने वाले को अनकंडीशनल प्यार दो और माफ़ करते जाओ और माफ़ी मांगते जाओ, और जैसे वो है वैसे उनका स्वीकार करते जाओ। क्योंकि ये सबक जब मैंने अपने आप में डालने का काम किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तब मैंने देखा कि जो लोगों से मुझे दिक्कतें होती थी, मेरे विचार उनके विचार नहीं मिलते थे, वो ही हम सब एक विचार में चलने लगे, एक वननेस की भावना से आने लगे। आध्यात्मिक विचार मिलने के बाद, ध्यान में आने के बाद, पहले से भी आध्यात्मिकता तो थोड़ी मेरे में थे। मैं पांडुरंग शास्त्री के स्वाध्याय परिवार से भी जुड़ा हुआ था, वहाँ भी भाव फेरी, भक्ति फेरी में भी जाता था। और ये आध्यात्मिक में जुड़ने के बाद, ध्यान में आने के बाद इतना पक्का दिमाग में आ गया है, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो इमीडिएट हेल्प करो, ज़रा भी सोचने का टाइम मत वेस्ट करो और हेल्प करो, और हो सके इतना को आध्यात्मिक की बात बताओ। अच्छा, सो नेक्स्ट सवाल है, आप लोगों ने साथ में पहली फिल्म कौन सी देखी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आपको बहुत जल्दी से याद है। पहली बार साथ में कहाँ घूमने गए थे आप लोग? बेंगलोर मैसूर ऊटी, शादी के बाद पहली टूर, 15 दिन, और रिटर्न में लोनावाला, खंडाला। इसी के साथ हमारा ये रैपिड फायर राउंड यहीं पर समाप्त होता है, और चलते हैं हम नए सेगमेंट में जिसका नाम है हिम और हर राउंड। और आप दोनों से मैं एक एक सवाल पूछूंगी और आपको एक दूसरे की तरफ पॉइंट करना है, अगर एक दूसरे के लिए उसका आंसर है या फिर अपनी तरफ। तो चलिए चलते हैं हमारे इस राउंड में। फर्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से पूछूंगी, एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? आप दोनों में से कौन एक बार में फोन कभी नहीं उठाता? आप दोनों में से गुस्सा किसे ज्यादा आता है? आप दोनों में से कौन ज्यादा शांत है? आप दोनों में से घूमना फिरना किसको ज्यादा पसंद है? आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है? नेक्स्ट सवाल आप दोनों से, एक एक सॉन्ग आप एक दूसरे को डेडिकेट कीजिए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। थैंक यू। ये हमारा राउंड यहीं पर समाप्त होता है, और आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ऑडियंस के लिए एक एक मैसेज दीजिए हमारे इस शो के नाम संसार में निर्वाण से संबंधित
एक छोटा छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये गलत फहमी जो है कि अध्यात्म में जाने के कारण व्यक्ति, कोई पर्सन संसार से दूर होने लगती है, ये पूरी गलत धारणा है। एक्चुअल में आध्यात्मिकता को अगर संसार के साथ जोड़ के जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ में जो मिठास है वो और भी बढ़ती जाती है और दोनों साथ साथ आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। जीवन में सफलता पानी है, सफलता मिली है तो उसको टिकानी है, उसको बढ़ानी है, तो आध्यात्मिक जीवन में लाना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जिंदगी के हर मोड़ पे, हर सफर पे, हर परेशानी में सभी जगह काम आती है और हम जिंदगी में से कहीं से भी कुछ पाने के लिए, कुछ टिकाने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आध्यात्मिकता ही है। आध्यात्मिक से फैमिली रिलेशन अच्छे होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में भी अपना बिहेवियर अच्छा होता है, बिजनेस भी बढ़ता है। और जो लोग को हम गलत समझने की सोच रखते थे वो सोच भी दूर हो जाती है और लोग सच्चे होते हैं, हम सच्चे समझने लगते हैं। इन शॉर्ट इतना बता सकता हूँ कि जिंदगी में आध्यात्मिकता जरूरी 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 है। आध्यात्मिकता नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर करने के लिए कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, कोई रिश्तों में सुधार लाना है, जीवन में अगर ग्रो करना है, अपने बच्चों को सुधारना है, तो उस सभी का एक ही मूल मंत्र है, वो है ध्यान। तो थैंक यू आप दोनों का, मिस्टर एंड मिसेस प्रधान। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। तो जुड़े रहिए PMC हिंदी से, जुड़े रहिए संसार में निर्वाण से। तो मिलते हैं नेक्स्ट कपल से नेक्स्ट एपिसोड में।